यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने की पूरी कहानी। फिल्म की दुनिया में कामयाबी की मिसाल बने दिलीप कुमार का जन्म हुआ तो उनका नाम यूसुफ खान रखा गया था, लेकिन फिल्म जगत में वो दिलीप कुमार के नाम से क्यों मशहूर हुए? दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसाल दी जाती है, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम के बजाय किसी दूसरे नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद खान के बेटे यूसुफ खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहा सुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए अपने पांव पर खड़े होने के लिए। अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला जो अंग्रेजी सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। यूसुफ खान फिर से मुंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया जो कामयाब नहीं हुआ। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम सौंपा तो यूसुफ खान महज 1 रुपए की अग्रिमी भुगतान पर समझौता कर आए। हालांकि इसमें बगीचे के मालिक की भूमिका ज्यादा थी, लेकिन यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसी ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी कोट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना था। वह चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मासीन मिल गए। डॉक्टर मासीन बॉम्बे टॉकीज के मालिक देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वह तैयार हो गए। देविका रानी ने दिखाया था भरोसा। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौरान की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्याधुनिक और दूरदर्शनीय महिला थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सबस्टेंस एंड द शोड में लिखा है कि जब वह लोग उनके केबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी गरिमामयी महिला लगी। डॉक्टर मसीन ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी दिलीप कुमार से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार हाँ मैं जवाब देते उससे पहले ही डॉक्टर मसीन देविका रानी को पेशेवर से मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टर ने दिलीप कुमार को इससे स्वीकार कर लेने का इशारा किया, लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफर के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और ना ही सिनेमा की समझ है। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा था कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। दिलीप कुमार का जवाब था जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लोगे। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लोगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा मुझे यह एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की जरूरत है। मुझे तुमसे एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिख रही है। साल 1983 में 1250 रुपए की रकम कितनी बड़ी होती थी इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफर लगा।
उन्होंने डॉक्टर मासीन से इसे दोबारा कंफर्म करने को कहा और जब मासीन ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि यह 1250 रुपये मासिक ही है, रानी तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वह इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सिखाने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 10 बजे से 6 बजे तक स्टूडियो में होना होता था। एक सुबह जब वह स्टूडियो में पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिसे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर दिखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो यह नाम अचानक मेरे दिमाग में आया। तुम्हें यह नाम कैसा लगा है? नाम दिलीप कुमार रखने का प्रस्ताव। जी हाँ, दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वह नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि यह नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा कि ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा कि काफी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए। कुमार ने यह भी लिखा है कि देविका रानी ने कहा कि वह मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही हैं। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सर्कुलर अपील भी होगी। हालांकि यह भारत की आज़ादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुसलमान को लेकर समाज में बहुत कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया। लेकिन देविका रानी को बाजार की समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए दोनों समाज के लोगों के बीच स्वीकार्यता की स्थिति ही आदर्श स्थिति होगी। हालांकि ऐसा नहीं था, केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ा रहा था, स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु रॉय के साथ मिलकर कुमदल गांगुली को 1936 में अछूता कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थित कर चुकी थी। भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे अशोक कुमार। साल 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में बहुत संभव था कि किस्मत फिल्म से होने वाली कमाई को देखते हुए यूसुफ के लिए स्क्रीन नेम का ध्यान आते वक्त देविका रानी के दिमाग में कुमार सरनेम रजिस्टर हुआ। हालांकि यह बात तब दिलीप कुमार को मालूम नहीं थी कि यह बात और थी कि वह हर दिन अशोक कुमार के साथ घंटों बिता रहे थे और उन्हें अशोक भैया कहकर बुलाते थे। यूसुफ खान के तौर पर वह देविका रानी के तर्कों से सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने इस पर विचार करने का वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा कि ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जल्द ही बताना। देविका रानी के केबिन से निकलकर वह स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार का नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किस सोच विचार में डूबे हो। तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया। 1 मिनट के लिए ठहर कर शशिधर मुखर्जी जो उनसे कहा, जिसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से देविका ठीक कह रही हैं। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे फायदे की बात है। यह बहुत ही अच्छा नाम है। यह बात दूसरी है कि तुम्हें यूसुफ के नाम से
जानता रहूंगा। इस सलाह के बाद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और अमिय चक्रवर्ती के निर्देशक में ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। ज्वार भाटा से हुई शुरुआत। साल 1944 में प्रदर्शित इस फिल्म के साथ ही भारतीय फिल्म इतिहास को दिलीप कुमार मिले। पहली फिल्म नहीं चली। प्रकाशन से प्रकाशित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा खिताब के लिए दिलीप कुमार पर लिखे लेख में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार अहमद ने लिखा है कि ज्वार भाटा की रिलीज पर उस वक्त हिंदी फिल्मों पर नजर रखने वाली प्रमुख पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा है, फिल्म लगता है कि किसी मरियल और भूखे दिखाने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा, इस फिल्म के बारे में लिखा है कि दिलीप कुमार ने जिस तरह से इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी की है वह उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग करता है। पहली फिल्म भले ही नहीं चली लेकिन देविका रानी के अनुमान के मुताबिक ही दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते देखते भारतीय फिल्म जगत में कई कुमार सामने आ गए। दिलीप कुमार को लेकर जो सेकुलर भाव का सपना देविका रानी ने देखा था वह कितना वास्तविक था और दिलीप कुमार अपने अभिनय से किस तरह से सर्कुलर भाव का चेहरा बने, इसे युगोपी फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए भजन सुख के सब साथी दुख में ना कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा नाम, कोई भी अभिनय करते हुए उन्हें देखकर बखूबी होता था। दिलीप कुमार ने जिन 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया उसमें महज मुगले आजम व मुसलमान किरदार में नजर आए। ऐसे फिल्म दुनिया का सच रहा है कि बहुत सारे अभिनेताओं ने स्क्रीन नेम अपना कर कामयाबी हासिल की है। इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों कलाकार शामिल हैं। इसकी सूची बेहद लंबी है। दादी स्क्रीन नेम का लंबा इतिहास। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बताया है कि पिता राज कपूर का असली नाम शिष्ट नाथ कपूर था, हालांकि बाद में वह बदलकर रणधीर राज कपूर हो गया। सिनेमाई स्क्रीन पर वह राज कपूर के तौर पर नजर आए। उनके अलावा उनके छोटे भाई शमी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर और शशि कपूर का असली नाम बलबीर राज कपूर स्क्रीन नेम के साथ सुपरहिट हुए। हालांकि इस दौर कुछ मुस्लिम कलाकार ने भी हिंदू नाम अपनाए हैं। दिलीप कुमार इनमें सबसे मशहूर रहे हैं। भारतीय सिनेमा की दो मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी का वास्तविक नाम महजबी बानो था, जबकि मधुबाला का वास्तविक नाम मुमताज जहां दहलवी था। विलन की भूमिका लिए मशहूर रहे अजीत का असली नाम अहमद अली खान हुआ करता था। उन्होंने इसी नाम से फिल्मी सफर की शुरुआत बतौर नायक की थी। हालांकि बाद में उन्होंने स्क्रीन नेम अजीत रखा। मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर का नाम जमाला काजी था, जबकि जगदीप का सैयद इशाकताद अहमद जाफरी था। रजनीकांत का वास्तविक नाम भी शिवाजी राव गायकवाड़ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम कलाकारों ने हिंदू नामों को अपनाया है। स्क्रीन नेम रखने का चलन फिल्मी दुनिया में हमेशा से रहा है। दिलीप कुमार से पहले ही यह देखने को मिला और बाद में कई सितारों ने इसे अपनाया। कुछ स्टारडम और कुछ नामों को स्टाइलिश और आधुनिक बनाने की चाहत से यह होता रहा है। दिलीप कुमार जी की शादी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा सायरा जी से शादी की। इन दोनों के बीच उम्र का अंतर उस समय चर्चा का विषय बना। दिलीप कुमार ने बच्चे की चाह में दोबारा ब्याह रचाया। उनकी यह शादी आसमा रहमान जी के साथ 1980 में हुई थी, परंतु उनका यह विवाह केवल 2 वर्ष चल पाया। दोनों अलग हो गए।